राहु और केतु, ये दो नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? ग्रहण, है ना? और वो एक पुरानी पौराणिक कहानी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक कहानी के पीछे एक महान वैज्ञानिक खोज छुपी हुई थी। याद है, बचपन में हम सबने सुना था कि एक राक्षस है जो सूरज और चांद को निगल जाता है और तभी ग्रहण लगता है। पर सवाल यह है कि क्या ये बात सच है? क्या सच में ऐसा होता है, या फिर हमारे पूर्वजों ने इस कहानी के जरिए हमें कुछ और ही बताने की कोशिश की थी? तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ग्रहण के पीछे की मशहूर कहानी से। फिर जानेंगे राहु केतु का असली वैज्ञानिक सच। हम प्राचीन भारतीय खगोलविदों के कमाल के ज्ञान को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे एक कहानी और गणित मिलकर एक शानदार विरासत बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो हम सब ने अपने बड़ों से पीढ़ियों से सुनी है। तो कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब अमृत बांटा जा रहा था तो स्वरभानु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं की लाइन में आके बैठ गया। लेकिन अमृत उसके गले से नीचे उतर पाता उससे पहले ही सूर्य और चंद्रदेव की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि वो अमृत की कुछ बूंदें चख चुका था, उसका सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु और दोनों अमर हो गए। और बस उसी धोखे का बदला लेने के लिए राहु और केतु हमेशा के लिए सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन बन गए और उनका पीछा करते हैं। कहानी तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या राहु और केतु सच में कोई राक्षस हैं या बात कुछ और है? चलिए अब पर्दा हटाते हैं असली खगोलीय सच से। सच तो यह है कि एस्ट्रोनॉमी में राहु और केतु कोई ग्रह या राक्षस है ही नहीं। वो असल में अंतरिक्ष में दो, कह सकते हैं, काल्पनिक पॉइंट्स हैं। लेकिन ये पॉइंट्स इतने जरूरी हैं कि इनके बिना ग्रहण को समझना नामुमकिन है। ये वो दो बिंदु हैं जहां पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला चंद्रमा का रास्ता सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के रास्ते को काटता है। इन्हीं को लूनर नोड्स कहते हैं। राहु है उत्तरी नोड और केतु है दक्षिणी नोड। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि आपके पास दो बड़ी बड़ी चूड़ियां या हुला हूप है। एक हूप दिखाता है सूर्य का रास्ता और दूसरा चंद्रमा का। अब अगर आप चंद्रमा वाले हूप को थोड़ा सा तिरछा करके पहले वाले के बीच में से गुजारें तो वो दो जगहों पर एक दूसरे को काटेंगे, है ना? बस वही दो कटान बिंदु राहु और केतु हैं। ये कोई चीज नहीं है, बस कैलकुलेशन के दो पॉइंट्स हैं। तो सारा खेल यहीं पर है। ग्रहण कोई रोज रोज होने वाली घटना नहीं है। ये तभी और सिर्फ तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों इन दो पॉइंट्स यानी राहु या केतु में से किसी एक पर एक सीधी लाइन में आ जाएं। यही वो मैजिकल मोमेंट है जब एक की परछाई दूसरे पर पड़ती है और हमें ग्रहण दिखाई देता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। ये जो गहरा साइंटिफिक सच है ना, ये हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले से पता था। भारत में खगोल विज्ञान की एक बहुत ही शानदार परंपरा रही है। ये ज्ञान कोई कल की खोज नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। देखिए, करीब 2000 ईसा पूर्व के ऋग्वेद में भी ग्रहण की गणना के जिक्र मिलते हैं। और उसके बाद तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने इस विज्ञान को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। तो चलिए अब जरा उन दो महान हस्तियों की बात करते हैं जिन्होंने इस रहस्य की परतें पूरी तरह से खोल कर रख दी, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। सोचिए, आज से 1500 साल से भी पहले महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय में एकदम साफ साफ लिखा था कि ग्रहण का कारण कोई राहु नाम का राक्षस नहीं है। ये तो बस पृथ्वी की छाया है जो चांद पर पड़ती है या चांद की छाया पृथ्वी पर। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के बताया कि राहु और केतु सिर्फ चंद्रमा के रास्ते पर बने दो मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। और फिर आए वराहमिहिर। उन्होंने तो लॉजिक से, तर्क से इस पूरी कहानी को चैलेंज किया। उन्होंने सीधे सवाल पूछे कि भाई, अगर राहु का कोई शरीर है सांप जैसा, तो वो आसमान में बाकी समय दिखता क्यों नहीं? अगर वो कोई ग्रह है तो उसका अपना कोई ऑर्बिट, कोई रास्ता क्यों नहीं है? इन तार्किक सवालों का पौराणिक कहानी में कोई जवाब नहीं था। तो आप देख रहे हैं फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है बदला लेने की एक कहानी और दूसरी तरफ है परछाई और ज्योमेट्री का पक्का विज्ञान। एक ऐसा साइंस जिसे कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कि अगला ग्रहण कब और कहां लगेगा। और ये काम हमारे खगोलविद सदियों पहले कर रहे थे।
अब एक सवाल मन में आता है कि अगर हमारे पूर्वज इतना कुछ जानते थे तो फिर वो राक्षस वाली कहानी इतनी फेमस क्यों हुई? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही थीं? और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब भी खुद वराहमिहिर ने ही दिया। उनकी सूझबूझ देखिए। उन्होंने समझाया कि देखो, राहु उस राक्षस का नाम नहीं बल्कि उस साइंटिफिक पॉइंट का ही नाम था। और क्योंकि ग्रहण होता ही तब है जब चांद राहु नाम के उस पॉइंट के पास आता है, तो आम लोगों ने धीरे धीरे कहानी बना ली कि राहु ही ग्रहण करवाता है। मतलब समझिए, ये कहानी कोई अंधविश्वास नहीं थी। ये तो साइंस को, एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को आम लोगों तक पहुंचाने का एक जीनियस तरीका था। एक ऐसी कहानी जो हर किसी को आसानी से याद रह जाए और उसके साथ साथ वो साइंटिफिक फैक्ट भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। तो आखिर में हम इस सब से क्या समझें? यही कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच और उनकी प्रतिभा का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए एक बार फिर से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, राहु और केतु राक्षस नहीं बल्कि अंतरिक्ष में गणित से कैलकुलेट किए गए दो सटीक पॉइंट्स हैं। दूसरी, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे हमारे महान खगोलविदों ने 1500 साल से भी पहले ग्रहण का असली वैज्ञानिक कारण बता दिया था। और तीसरी बात, वो राक्षस की कहानी, वो इस गहरे विज्ञान को एक आसान और यादगार रूप देने का एक शानदार जरिया थी। और एक बात हमें समझनी होगी, ये सब कोई तुक्का या अंदाजा नहीं था। अगला ग्रहण कब लगेगा, कहाँ दिखेगा और कितनी देर तक दिखेगा, इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करने के लिए जिस लेवल की मैथ्स और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, वो वाकई सच में कमाल की थी और तारीफ के काबिल है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर राहु केतु की एक आम सी लगने वाली कहानी के पीछे इतना गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है, तो हमारी न जाने और कितनी प्राचीन कथाओं और मिथकों में साइंस के कैसे कैसे राज छुपे होंगे। शायद अब उन्हें एक नई नज़र से देखने का वक्त आ गया है।